हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल जो बैच की शुरुआत किए थे उसको आज आगे बढ़ाते हैं। तो हम बिंदुसार तक देख लिए थे। आज हमको पढ़ना है अशोक। तो लिखिए सम्राट अशोक। डालिए सम्राट अशोक। चलिए सम्राट अशोक। ठीक है, इसका शासनकाल कब से था? 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। चलिए लिखिए इसका शासन था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इतना लिख लीजिए, उसके बाद एक कहानी समझिए, उसके बाद लिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए ये बिंदुसार। ठीक है, ये अशोक है। अशोक। ठीक है? अब इसको ये देखना है कि जो अशोक थे और बिंदुसार बिंदुसार का जब डेथ हो जाता है, उनके डेथ जब हो जाता है उस समय अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। कहाँ के? उज्जैन। उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि बिंदुसार का डेथ हुआ था उस समय अशोक कहाँ था? तो उज्जैन में था। उज्जैन के ये राज्यपाल थे। ठीक है, इतना बात समझ गया। अब क्या होता है कि जब इनको डेथ हो जाता है तो डेथ के 4 साल बाद, तो 4 वर्षों के बाद अशोक गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे नोट कीजिए। लिखिएगा अशोक। अशोक में पहले पॉइंट डालिएगा। लिखिएगा अशोक का शासनकाल। लिखिएगा अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में बनाइएगा कि जिस समय इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार था। ठीक है, इसीलिए जब जब बिंदुसार का जब बिंदुसार का डेथ हो गया था डेथ हो गया था उस समय अशोक अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इतना तो लिखिए कि इनके पिता का नाम बिंदुसार था। जब बिंदुसार का डेथ हो जाता है उस समय अशोक, लिखिए इस आगे, उस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। हो गया, चलिए इस आगे लिखते हैं। उस समय अशोक, उस समय उसी में आगे बढ़ेगा, उस समय उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का राज्यपाल राज्यपाल। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट डालिए। बिंदुसार के डेथ के बाद 4 वर्ष बाद, कितना? 4 वर्ष बाद अशोक गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठा। ठीक है, सुन तो ये हो गया। हो गया, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, पुराणों में अशोक को
अशोक को लिखिएगा, पुराने में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। क्या कहा गया? अशोक वर्धन। एक मिनट। पुरानों में अशोक को अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन कहा गया। चलिए सुनो कीजिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया? अशोक वर्धन। तो इसको नोट कीजिएगा कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे चलते हैं और एक पॉइंट और लिखिएगा। आप लिखिए मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख, अभिलेख। ठीक है, और एक लिख लीजिएगा गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, ये दो अभिलेख हैं जिसमें अशोक को नाम अशोक मिलता है। नोटिस कर लीजिएगा, इसमें अशोक का अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम, एक मिनट, अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए, ये मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख है। इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, ये दोनों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। ये मिथक है जिसको बोलते हैं कि एक कहानी है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, एक अनुश्रुति है, उसे बोलते हैं सिंहल अनुश्रुति। अभी लिखिएगा मत, सिंहल अनुश्रुति, अनुश्रुति। देखिए ये है क्या? ठीक? तो ये जो सिंहल अनुश्रुति है, ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। लिखना मत है। तो क्या है? बौद्ध ग्रंथ। कौन सा? सिंहल अनुश्रुति। देखिए इस सिंहल अनुश्रुति में जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाई को हत्या करके 99 भाई को हत्या करके गद्दी पे बैठा था। ये सिर्फ कहानी है, लेकिन सिंहल अनुश्रुति के अलावा किसी भी स्रोत से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अशोक ने सही में 99 भाई को हत्या करके गद्दी पे बैठा था। सिर्फ एक ही बौद्ध ग्रंथ है, सिंहल अनुश्रुति। इसी में पुष्टि किया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। इसके अलावा किसी अन्य स्रोत में इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे लिखिए। आगे लिखिए कि सिंहल अनुश्रुति के अनुसार सिंहल अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने, लिखिएगा, अशोक ने
अशोक ने अपने अपने 99 भाइयों को हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसके लिखिए कि सिंहल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने कितना 99 भाई को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए हो गया नोट, किया था। और लिखिए परंतु, इसका आगे लिखा है परंतु परंतु अन्य स्रोत से परंतु अन्य स्रोत से इसका पुष्टि पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, परंतु अन्य स्रोतों से इसका पुष्टि नहीं होती है, मात्र सिंहल अनुश्रुति है। इसी में ऐसा बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाई को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था, और इसके अलावा कोई भी ऐसा स्रोत नहीं मिला जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, हो गया। अब चलिए नोट में लिखिए, नोट लिख लीजिएगा। नोट में लिखिए कि सिंहल अनुश्रुति है क्या। लिखिएगा सिंहल अनुश्रुति। अनुश्रुति, ठीक है, ये क्या है, तो ये लिखिए बौद्ध ग्रंथ। कभी कभी पूछ देता है बौद्ध ग्रंथ, क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अगला पढ़ लिखिए अशोक ने अपने शासनकाल के, लिखिएगा अशोक ने अपने अपने शासन के 90 वर्ष में 90 वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में किया था और मगध में मिलाया था, और उसे मगध में मिलाया था। मगध में मिलाया था कलिंग को, इसको कलिंग को। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध कब किया था, तो अशोक ने अपने शासन के 90 वर्ष में कलिंग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसे कलिंग को फिर जीतकर उसे मगध में मिला लिया गया था। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा कलिंग युद्ध था क्या। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध इससे आगे पढ़ते हैं। तो कलिंग युद्ध का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसको बताते हैं कलिंग युद्ध का। चलिए अब लिखिए कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध ये कब होता है, तो 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में हुआ था।
कलिंग युद्ध। ठीक है, अब ये समझिए इसमें कलिंग है, कलिंग कहाँ स्थित था, तो कलिंग है उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए कलिंग युद्ध का एक बात समझिए कि कलिंग युद्ध को देता क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था, तो एक दया नदी था। कौन नदी था, दया नदी। याद याद रखिएगा कौन सा नदी था, दया नदी। ठीक है, अब क्या होता है, बात का मतलब ये समझ लीजिए कि ये नदी का तट है। ठीक है, ये नदी का तट है और यहीं पे ये युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध यहीं पे हुआ था। एक तरफ से था, एक तरफ से था अशोक की सेना, अशोक, और दूसरी तरफ से था कलिंग के सेना। ठीक है, इन दोनों बीच में आके यहीं पे इन दोनों लड़ाई करता है यहाँ। ठीक है, दय नदी के तट पे कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, ये दोनों लोग। अब ये बात करते हैं कि जो अशोक की सेना था उसमें कौन कौन था। अशोक की सेना में लगभग 60,000 पैदल सेना था। इसमें लगभग कितना, 60,000 पैदल सेना था। ठीक है, 10,000 लगभग, 10,000 लगभग कौन सा, घोड़सवार था। घोड़सवार लगभग कितना था, 10,000 घोड़सवार था और 700 हाथी था। ठीक है, इतना विशाल सेना लेकर के, इतना विशाल सेना लेकर के ये अशोक ने किस पे आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। लेकिन कलिंग जो, कलिंग का जो उड़ीसा का जो सेना था वह भी डटकर मुकाबला किया था, दोपहर तक मतलब इसको संभाले हुए रखा था। लेकिन दोपहर के बाद जो अशोक की सेना ने जब कलिंग को सेनाओं को मारने लगा, वहां खून की नदी बहा दिया। भाई किसी किसी ने, ऐसा का इतिहासकारों ने कहा है कि बूढ़ा, बच्चा, जवान, किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको घर से तितर को गला काट दिया। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख, 1 लाख लोगों को गला काटा था और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। और ये जो दया नदी था, दया नदी में जिस पानी बहता था वहां खून की नदी बह था। जितना यहाँ पे पानी था सब खून से मिलकर खून की नदी बहने लगा था। और जब अशोक कलिंग ये जीत लिया था, उसके बाद दोबारा निरीक्षण करने के लिए गया था अशोक। और जब ये अशोक गया था वहां पे, तो इन्होंने देखा कि जो घायल था वह रो रहा था, बिलख रहा था, चिल्ला रहा था, और छोटा छोटा बच्चा का सर कटा हुआ था। बूढ़ी जवान सभी को देखा वहां पे, खाली खून ही खून, लाश ही लाश उसको दिखाई देता था। लगभग 1 लाख लोगों को मारा था। तो उसी दिन अशोक ने यह प्रण लिया कि ऐसा साम्राज्य जीतने से क्या फायदा, जो निहत थे लोगों को और बेकसूर लोगों को मारकर साम्राज्य जीतने से क्या फायदा। इसी दिन अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसी दिन उन्होंने भेरी घोष अपना लिया था। ये भेरी घोष क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे लिखिए। भेरी घोष, भेरी घोष अपना लिया। ये भेरी घोष क्या होता है, तो भेरी घोष का अर्थ ये होता है कि युद्ध कभी नहीं करेगा। उसने प्रण लिया कि आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये भेरी घोष का मतलब हुआ। ठीक है, तो अशोक ने उस दिन क्या किया, भेरी घोष अपना लिया और उसके बाद ही धम्म घोष की स्थापना किया था। धम्म घोष, ये धम्म घोष क्या होता है, धम्म घोष
दोनों लिखाएंगे। धम्मघोष का अर्थ होता है शांति और प्रेम, तो शांति और प्रेम, ठीक है। और आगे इसका बाद देखिए, तो अशोक, अशोक था जो पहले पहले शैव धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को? शैव धर्म, शैव धर्म को मानता था। लेकिन जब इसको हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा? बौद्ध धर्म। और ऐसा माना जाता है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा इनको दिया था जो उपगुप्त द्वारा दिया गया था। उपगुप्त, उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का इन्हें शिक्षा दिया था। और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बौद्ध धर्म जब इन्होंने अपना लिया था, तो अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और इसी के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजन आयोजन हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया था। इनका डेथ हो जाता है 232 ईसा पूर्व में, इनको डेथ हो जाता है। इसके बाद अशोक के 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया था, लेकिन अयोग होने के कारण अयोग होने के कारण मौर्य वंश समाप्त हो गया। जो अंतिम शासक बचा था उसका नाम था विदरथ, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं। तो लिखिए कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध। लिखिए कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध पहले पॉइंट डालिए, पॉइंट पर डाल कर लिखिए। देखो यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। ये एक पॉइंट लगा देते हैं। कब? 261 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, यह युद्ध यह युद्ध दया नदी किनारे लड़ा गया था। देखिए दया नदी के तट पर लड़ा गया था, गया। चलिए लिखिए, ठीक है। अगले लिखिएगा, कलिंग उड़ीसा में स्थित था। उड़ीसा में स्थित चलिए कहाँ था? तो उड़ीसा में स्थित था। चलिए हो गया। अब इससे आगे लिखिए। देखिए अशोक के पास सैनिक, देखिए अशोक, अशोक पर जो डबल बना लीजिए, आसान पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा घोड़सवार, घोड़सवार लिख लीजिए। और लिख लीजिए पैदल सेना, पैदल सेना। और एक लिखिए हाथी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जो घोड़सवार था ये लगभग 10,000 था। कितना? 10,000। ये पैदल सेना था, ये लगभग 60,000 था, ठीक है। हाथी की बात करते हैं तो ये 700 हाथी, ठीक है। अब इतना सारा सैनिकों को लेकर इस पे आक्रमण किया था, कलिंग पे आक्रमण किया था। चलिए हो गया। अब इससे आगे चलिए, अब लिखिए अशोक के सैनिकों ने, अगला पढ़ लीजिए, अशोक के सैनिकों ने
सैनिकों ने कलिंग कलिंग के सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। बुरी तरह पराजित किया और और वहाँ बच्चे, बूढ़ी बूढ़ा, जवान, किसी को भी नहीं छोड़ा छोड़ा। लगभग लिखे लगभग लगभग 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को गला काट दिया। देखिए, लगभग 1 लाख लोगों को गला काट दिया और इसी में आगे लिखिएगा। हो गया। गला काट दिया और इसी के आगे लिखिएगा और 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया। बना लिया गया। ठीक है, चलिए अब इससे अगला पॉइंट लिखिएगा। जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, उसके फलस्वरूप लिखिएगा। उसके फलस्वरूप अशोक ने कलिंग कलिंग को निरीक्षण निरीक्षण करने गया। तो लिखिए, जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, उसके फलस्वरूप अशोक ने कलिंग को निरीक्षण करने गया। निरीक्षण करने गया। चलिए, करने गया तब अशोक ने अशोक ने अशोक ने चिल्लाते हुए देखिए चिल्लाते हुए बच्चे बच्चे बच्चियां, बूढ़े, कटे हुए सर कटे हुए सर खून की नदी आदि को जब देखा तो उसने
बोला कि क्या फायदा, लिखिएगा, क्या फायदा ऐसे साम्राज्य विजय करने से जिसमें, लिखेगा, जिसमें बेकसूर निहत्थे लोगों को जान गंवाना पड़े। लिखिएगा इसका आगे। अशोक ने चिल्लाते हुए बच्चों, बच्चियां और बूढ़ी कटे हुए सर, खून की नदी आदि को जब देखा तो उसने बोला कि क्या फायदा ऐसे साम्राज्य विजय करने से जिसमें, चलिए इस आगे लिखिए, जिसमें जिसमें निहत्थे बेकसूर, एक मिनट, जिसमें निहत्थे बेकसूर को जान जान गंवाना पड़े। इसी समय अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भेरी घोष भेरी घोष अपना लिया। अपना लिया। भेरी घोष का अर्थ होता है, लिख लीजिएगा, भेरी घोष यानी कभी युद्ध न करेंगे, कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, भेरी घोष का अर्थ हुआ कभी युद्ध नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया था, फिरी घोष अपना लिया, उसके बाद इसने धम्म घोष की स्थापना किया था। चलिए हो गया। उनको हृदय परिवर्तन हुआ था। चलिए अब इससे आगे चलिए। इसके बाद आगे लिख दिया, इसके बाद धम्म घोष की स्थापना किया। धम्म घोष की स्थापना। अब ये धम्म घोष होता है क्या, तो इसको पढ़ लीजिए। धम्म घोष को लिख लीजिएगा, शांति और प्रेम, शांति और प्रेम। ठीक है, चलिए लिखिए, ये हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। अब अगला पॉइंट लिखिए कि अशोक के, अगला लिखिए, अशोक के 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, डबल स्टार लगा क्वेश्चन है कि अशोक के
13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो पूछता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा अभिलेख में दिया गया है, कौन सा शिलालेख में दिया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इसका आगे लिखिएगा अशोक अशोक लिख के 2 पॉइंट दे दीजिए। इसमें लिख लीजिएगा पहले ये शैव धर्म, ये शैव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म, ठीक है। तो शैव धर्म लिखिएगा, इसका आगे लिखिए से पहले शैव धर्म को मानता था, उसके बाद में लिखिएगा बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, चलिए आया समझ में। तो पहले किसको, अशोक था जो पहले शैव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जब इनको हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन के बाद यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? लिख लीजिए अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। लिख लीजिए उपगुप्त ने दिया था। उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, एक किसके अनुसार बताया गया है? तो ये पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये बताया गया है दिव्य वेदांत के अनुसार बताया गया है। कौन सा? दिव्य वेदांत के अनुसार, के अनुसार। ठीक है, दिव्य वेदांत के अनुसार बताया गया है कि जो अशोक को बौद्ध धर्म को जो शिक्षा दिया था वह उपगुप्त ने दिए थे। चलिए तो यह अब चलिए इससे आगे कि अशोक के शासन का कुछ महत्वपूर्ण वर्ष तो लिखिए। इससे आगे लिखिए, एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, अब लिखिए इससे आगे अशोक के शासन काल के अशोक के शासन शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें चार्ट हम बना लेते हैं। 90 वर्ष, 90 वर्ष। ठीक है, 10वें वर्ष। ठीक है, और लिखिए 12वें वर्ष, और एक लिखिए 13वें वर्ष, और एक स्लाइड लास्ट में बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 90 वर्ष में क्या हुआ था? चलिए हो गया। अब देखिए 90 वर्ष में कलिंग युद्ध किए थे। कौन सा? कलिंग युद्ध। 90 वर्ष में कलिंग युद्ध किए थे, और 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किए थे। क्या? बोध गया की यात्रा। तो इसमें लिखिए बोध गया की यात्रा। एक मिनट, बोध गया की यात्रा, यहाँ पे माता बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति है। बोध गया की यात्रा। ठीक है, और 12वें वर्ष में निकाली सागर की यात्रा। निगाली सागर की यात्रा, ये यात्रा। ठीक है, निगाली सागर की यात्रा। और 13वें वर्ष में धम्म शिलालेखों में आंकलन किए थे। और 13वें लेख में जो अशोक
युद्ध का वर्णन है तो कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसमें लिखते कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा? हाँ, 13वें सरलेख में। और धम की खोज इसमें लिखी है धम। धम का जो लेखों में आंकलन किया गया था वो 13वें वर्ष में किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अब चलिए इससे आगे अगला पॉइंट लिखिएगा। तो पॉइंट अब लिखिए कि 14वें वर्ष में इन्होंने धम महापात्रों की नियुक्ति किया था। पात्रों की नियुक्ति, ठीक है। और एक और लीजिए 20वें वर्ष, ठीक है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने किया था। लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी के एक मिनट यात्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब गए थे इन्होंने कर को घटाकर 1/8 कर दिए थे। देखिए कर घटा दिए थे। लुम्बिनी की यात्रा जब अशोक ने किया था तो यहाँ कर 1/8 कर दिए थे। हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए अब देखिए अब क्या करता है अशोक। अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए लिखिए बौद्ध प्रचार। देखिए प्रचार करने के लिए अशोक ने लिखिएगा अशोक ने पुत्र महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र, कौन था पुत्र इसका था, और संघमित्रा उसकी बेटी थी। संघमित्रा की पुत्री थी। इन दोनों को कहाँ भेजा था? तो इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका, श्रीलंका प्रचार करने के लिए भेजा था, श्रीलंका, ठीक है। तो इसको लिखिए महेंद्र इसका पुत्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इसको संघमित्रा और महेंद्र को। हो गया। अब देखिए एक हम लिखाए थे, ट्रिक लिखाए थे बौद्ध संगति का, ठीक है। तो लिखिए तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। एक मिनट, मेरा पेन का चार्जर खत्म हो गया, अब रह देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।